हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की छठवीं हम लोग की क्लास है, जिसमें हम लोग मौर्य पीरियड पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ से मैक्सिमम आपकी 2 क्लास और होने वाली है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। मेडवल हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, मेडवल हिस्ट्री के केवल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल पीरियड पढ़ेंगे और जो भक्ति मूवमेंट हुआ वो 3 चीज पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में तीनों चीजें खत्म हो जाए, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लेंगे, एक क्लास में कुछ करना भी नहीं है, केवल दिल्ली सल्तनत ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। कुछ जो इंपॉर्टेंट शासक है उनके द्वारा डेवलपमेंट्स किए गए वो देख लेंगे, और जो उनके द्वारा प्रशासनिक विभाग बनाए गए हैं वो देख लेंगे। सेम यही चीज क्या करेंगे मुगल में भी करेंगे, ऑर्डर देखेंगे, थोड़ा सा अकबर पे टाइम दे लेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत आपको फिरोज शाह तुगलक वगैरह पे टाइम दे लेना है, ठीक है। इन लोग के डेवलपमेंट्स हैं तो इनको देख लेना है, ठीक है। जो मतलब इंपॉर्टेंट है थोड़ा वहां पे टाइम देना, बाकी के बारे में 1-2 फैक्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेसिकली उस ड्यूरेशन की जो बुक्स हैं उस बुक्स को देखेंगे, और जो उनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्टेब्लिश की गई हैं, इंपॉर्टेंट विभाग स्थापित किए गए हैं, वो देख के सीधा मेडवल खत्म कर देना है। उसमें बहुत रुकना ही नहीं है। भक्ति मूवमेंट में जाएंगे, थोड़ा मोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 3 क्लास में मेरा मानना है कि अगर हम लोग 1 घंटे 20-20 मिनट की क्लास लेंगे तो 3 क्लास में आपकी जो मेडवल है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतम 4 से 5 क्लास में आपकी मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज से मौर्य काल, मौर्य पीरियड हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूरी स्टोरी अपने को पता है कि कैसे मौर्य पीरियड आती है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को नहीं लगता कि यहाँ पे हम लोग को टाइम देना चाहिए। जहां से आज स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं, ठीक। यहां से देखते हैं, ये एक फैक्ट्स आता था जिसको हम लोग कल नहीं देखे थे, उसको देख लेते हैं। एक्चुअली जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। ये एक फैक्ट चंद्रगुप्त के बारे में छूट गया था, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। सेंड्रोकोट्स क्या था, और ये सेंड्रोकोट्स वर्ड की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया जस्टिन के द्वारा। इसकी पहचान किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। क्लियर वर्ड रखना है कि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स वर्ड का यूज चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है, ठीक है। और इस वर्ड का यूज यानी सेंड्रोकोट्स वर्ड मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान किसने की थी, तो इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। क्लियर दिमाग में रखना है, क्योंकि देखेंगे ये मौर्य का जो पीरियड है ये पूरी यूनानियों के द्वारा हम लोग देखेंगे कि जो यूनानियों से जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ हो चुके थे। कारण है आप लोग समझ चुके होंगे, कल ही कारण बताया गया था, शादी विवाह हो चुका था हेलेना के साथ, तो संबंध बन चुके थे, ठीक है। तो उधर से यूनानियों से अच्छे खासे इधर कुछ जो हम लोग दार्शनिक थे वो भारत आने लगे थे, भारत वाले जाने लगे थे। तो सीधी सी बात है कि वो लोग अपने भाषा में लिखेंगे, तो उनको लगा कि भाई चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स बोलो, तो वो सेंड्रोकोट्स लिख दिया, ठीक है। बाकी हम लोग समझ गए विलियम जोन्स के थ्रू कि सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं अपना चंद्रगुप्त है, तो याद कर लिया, ठीक है। चंद्रगुप्त का एक लड़का था, उसका नाम था बिंदुसार। इतिहास में 2 ऐसे शासक है जिनका नाम एक तरह से मिलता है लेकिन एक नहीं है। क्लियर दिमाग में, ये बिंदुसार है, वो बिंबिसार था, ठीक है। तो बिंदुसार में और बिंबिसार में फंसना नहीं है, ठीक है। बिंदुसार आपके मौर्य पीरियड का है, ये दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। अक्सर ऑप्शन में बिंदुसार और बिंबिसार में फंसाती है। आप लोग बिंदुसार वाले को बिंबिसार मारेंगे, बिंबिसार को बिंदुसार मारेंगे, ठीक है। तो क्लियर दिमाग रखना है कि बिंदुसार मौर्य पीरियड वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, ठीक है। हालांकि ध्यान देंगे कि जिस चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दे कौटिल्य, आगे चलकर बिंदुसार का यानी उसी के लड़के का कौटिल्य से खटक जाता है, और कौटिल्य को क्या करेगा, प्रधानमंत्री के पद से हटा देगा, ठीक है। तो यानी कौटिल्य जिंदा है, ठीक है, बिंदुसार के भी ड्यूरेशन में जिंदा है, लेकिन अब उनकी जो राजनीतिक स्थिति है ना वो बिंदुसार के ड्यूरेशन में गिर जाती है। ये कभी पेपर में नहीं आएगा। हालांकि दिमाग रखना, स्टार्टिंग फेज में अमात्य थे, लेकिन पूरी बिंदुसार के पीरियड में वो अमात्य यानी प्रधानमंत्री नहीं रहे। सिंपल सी बात है, ठीक है। बिंदुसार को एक वर्ड दिया जाता था अमित्र घात। अमित्र मतलब वो जो शत्रु हो, घात मतलब वो जिस पर प्रहार किया जाता, ठीक है। तो शत्रुओं पर प्रहार करने वाला बोला गया किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार को शत्रुओं पर प्रहार करने वाला, अर्थात अमित्र जो है, जो मित्र नहीं है उन पे घात करने वाला, उनके प्रहार करने वाला, ये बोला गया किसको, आपको बोला गया बिंदुसार को, ठीक है। बिंदुसार के बारे में एक अगला फैक्ट है, क्या इसको इसके ध्यान देंगे, इसके जो मंत्रिमंडल था उसमें कुल 500 मेंबर थे। यानी इसके पास एक ऐसा मंत्रिमंडल था जिसमें कुल 500 मंत्री थे। आप समझ जाइए, ठीक है। फिर विधायक और सांसद कितने रहेंगे सोच सकते हैं। हालांकि उस समय विधायक और सांसद नहीं थे, बस दिमाग में ये रखना है कि जो ये 500 मंत्रिमंडल का एक ग्रुप था ना, उसको हम लोग कहते थे खल्लाटक, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि खल्लाटक क्या है, तो दिमाग में रखना पहली बात कि ये बिंदुसार के ड्यूरेशन से संबंधित है। सेकेंड बात, ये 500 बिंदुसार के ड्यूरेशन में जो 500 मेंबर्स थे मंत्रिपरिषद के, उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते थे, खल्लाटक कहते थे, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछी हुई है, बैकियर आप उठा के देखेंगे तो खूब पूछी हुई है, तो हम लोग अपने दिमाग में तैयार रखेंगे कि क्या पता इस बार खल्लाटक आ ही जाए। ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक फैक्ट देखेंगे। बिंदुसार के ड्यूरेशन में तक्षशिला का विद्रोह हुआ है,
ठीक है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए वो पहले अपने एक सेनापति को भेजता है जो कि असफल रहता है, ठीक है, क्योंकि तक्षशिला के 2 लोकेशन पे विद्रोह हो रहा था। इस बीच में उसको दिमाग में आता है, क्योंकि इसको दिमाग में रहता है कि भाई अपना अकेला लड़का अशोक है, तो उसको लगता है भाई चल अशोक को जज कर लेते हैं, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। तो अशोक अवंती का उपराजा रहता है, उपराजा अर्थात राज्यपाल रहता है। तो अशोक को फोन करेगा, बोलेगा भाई तू एक बार जा तक्षशिला जाके देख क्या हाल चाल है। अशोक तक्षशिला जाता है और तक्षशिला के विद्रोह को दबाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो नेपाल वाला बेल्ट था, जो तराई वाला बेल्ट था, वो पूरी जगह विद्रोह हो गया था बिंदुसार के खिलाफ। हालांकि अशोक सक्सेसफुल तरीके से उस विद्रोह को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो नहीं मानेंगे उनको 6 इंच छोटा करेगा, बाकी सब अपने आप मान जाएंगे। तो तक्षशिला विद्रोह को कौन दबाया था? तो वो अशोका था, दिमाग में रखना, तो वो अशोक था, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजा बनने के पूर्व अशोक क्या था? तो उपराजा था, अर्थात एक राज्यपाल था। कहां का? अवंती का। क्लियर, अपने दिमाग में रखना है। तो अवंती का राज्यपाल था, ठीक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर रहा था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र घोषाल ने इसकी स्थापना की थी। किसने? मखलीपुत्र घोषाल ने। क्लियर देखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मखलीपुत्र घोषाल कौन थे? ये महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे। महावीर स्वामी के देखेंगे जो अच्छे अच्छे शिष्य थे उनकी उनसे नहीं पटी, ठीक है। यहां तक कि उनका दामाद जमाली था, उनकी भी उससे नहीं पटी, ठीक है। वो प्रथम शिष्य भी था उनके। तो मतलब ये चीज आप लोग गेस कर सकते हैं। देखिए आजीवक संप्रदाय की न्यू क्या है, ये बेसिकली थोड़ा जब मत में द्वंद आया तो वो खुद को महावीर से अलग करेंगे और एक नए संप्रदाय की नींव रखेंगे, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। जस्ट ऐसा ही जमाली भी करता है, ठीक है। चूंकि अभी जमाली पे हम लोग चर्चा नहीं करते, कर चुके चर्चा, तो दिमाग में रखना है कि मखलीपुत्र घोषाल ने इस संप्रदाय की नींव रखी थी। आजीवक संप्रदाय को बिंदुसार फॉलो किया है। हालांकि आगे के ड्यूरेशन में आजीवक संप्रदाय को बहुत कम राजा आपको फॉलो करते दिखेंगे, जैसे खुद इसका बेटा नहीं फॉलो करता है। लेकिन आरंभिक ड्यूरेशन में थोड़ा सा बाप का असर रहता है, थोड़ा मोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा आजीवक वालों को छोड़ दिया, कुछ कुछ पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि 4 गुफाएं ऐसी इसने बनाया था बराबर की पहाड़ियों में, जो कि पूरी तरीके से आजीवक संप्रदाय वालों के लिए थी, ठीक है। तो वो अभी हम लोग जब अशोका पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे। तो इसको भी दिमाग में रखते हैं बस, यानी दिमाग में रखना कि आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर ये भी था और इसका बेटा भी था, यानी बिंदुसार भी था और अशोक भी था। हालांकि अशोक हमेशा आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर नहीं रहा है। अशोक एक ऐसा शासक रहा है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो लगभग सभी धर्म का फॉलोवर था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो उस वक्त मौजूद थे, पहले स्टार्ट में ऐसा माना जाता कि ब्राह्मण धर्म का फॉलोवर था, ठीक है। उसके बाद से एक बुक है वो बोलती है कि नहीं ये तो शैव संप्रदाय का फॉलोवर था, ठीक है। हालांकि ठीक है उसको आप ब्राह्मण धर्म से ही अटैच कर सकते हैं। उसके बाद से आगे पता चलता है कि नहीं वो बौद्धिज्म का फॉलोवर था, ठीक है। तो हालांकि खुद भी अशोक कहता है कि मैं बौद्धिज्म का फॉलोवर हूं, ठीक है। तो अशोक क्या है कि लगभग सारे रिलीजन को फॉलो कर रहा है। और अकबर के पूर्व हम लोग कहेंगे तो धर्म सहिष्णु जिसकी नीति रही है, तो उसमें अगला नाम आपका अशोका खाता है। और यही एक रीजन भी है, आप देखेंगे मुगल पीरियड में अक्सर आयोग क्या करती है, अकबर को टच करती है। आप उठा के यूपीपी से देख जाओ, आरओ देख जाओ, अकबर पे क्वेश्चन उठा के उसके एक क्वेश्चन ही सही जरूर रहेंगे, उठा के देख जाना, ठीक है। जस्ट ऐसा सारे एग्जाम में आप आयोग अगर आरओ का एग्जाम कराती है तो उसमें भी यही रखती है। तो क्वेश्चंस इसी के लिए इंपॉर्टेंट शासक अपने दिमाग में रहना, जो यूपीपी उसको फोकस करती हो अपने सारे एग्जाम में, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे, थोड़ा अशोका को ठीक से देखेंगे। मजेदार बात बिंदुसार के बारे में ये है, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में 2 देशों से या 2 राज्यों से उसके हम लोग कह सकते हैं कि दार्शनिक या राजदूत जो भी बोल लीजिए आए थे, ठीक है। जैसे सीरिया का राजा था एंटियोकस, ठीक है। तो सीरिया का राजा है एंटियोकस। एंटियोकस क्या करेगा, अपना एक राजदूत भेजेगा, ठीक है। और डायमेकस उसका नाम रहेगा। तो डायमेकस भारत आएगा, ठीक है। तो जब डायमेकस आएगा, इससे बातचीत करेगा, तो वो सोचेगा भाई कि डायमेकस से क्या मतलब है। तो वो सीरिया के राजा एंटियोकस को फोन करे, बोलेगा भाई डायमेकस को भेज दो, कोई बात नहीं है, इसके साथ साथ कुछ चीज और भेज दो। फॉर एग्जांपल बोलेगा देखो मदिरा भेज दो। पहले एक सबसे फेवरेट चीज मांगेगा मदिरा, ठीक है। नीतीश जी उस ड्यूरेशन में रहते तो इसको बैन कर देते, ठीक है। हालांकि मदिरा मांगेगा। दूसरा उसको लगेगा भाई हमको यही नहीं चाहिए, इसके साथ हमको सूखा अंजीर भी चाहिए, ठीक है, सूखा अंजीर भी चाहिए। अब सोचेगा बिंदुसार की भाई एक काम कर, एंटियोकस से अगर मदिरा मांगेंगे, सूखा अंजीर मांगेंगे, सोचेगा बहुत विलासी राजा है, तो कहेगा लाओ थोड़ा सा मेरा दार्शनिकपन भी देख लो। एक बोलेगा एक काम करो, इसके साथ एक दार्शनिक भेज दो भाई, राजदूत भेजो, बिल्कुल दर्शन उसको कुछ आता नहीं है, एक दार्शनिक भी भेजो, ठीक है। तो ये 3 चीज मांगेगा। 2 चीज तो ऐसा था उसके मांगने से लगेगा कि बिंदुसार दूसरा चीज पसंद करता है, ठीक है, बहुत खराब शासक है। लेकिन तीसरा मांग के लगता है बहुत अच्छा शासक है, यानी दार्शनिक मांगता है, ठीक है। रिजल्ट आता कि क्या क्या मिला। सीरिया के राजा को कहेगा भाई कि काम कर, दार्शनिक बहुत कम है, ये तो तुमको हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बाकी 2 चीज भरा पड़ा है,
भेजो, ले जाने वाले को भेजो, मिल जाता है। तो यानी मदिरा और सूखा अंजीर तो मिल गया था बिंदुसार को, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बात कि बिंदुसार का समकालीन सीरिया का राजा कौन था, तो वो था आपका एंटियोकस, पहला क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्या बन सकता है कि इस ड्यूरेशन का वो कौन सा राजदूत था जो भारत आया था, तो डायमेकस। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सीरिया के राजा से बिंदुसार ने क्या क्या मांगा था, तो आपका मदिरा मांगा था, सूखा अंजीर मांगा था और दार्शनिक मांगा था, जिसमें दार्शनिक सीरिया के राजा ने नहीं भेजा था। ठीक है, ये क्लियर अपने दिमाग में रखना है। उसी समय टॉलमी द्वितीय, जिसका पूरा नाम है टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस भी क्या करता है, अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम है डायनोसियस। हालांकि एक कहानी मिलती है कि डायनोसियस अगले फेज में यानी अशोका की भी फेज में आता है। ठीक है, अपने दिमाग में रखेंगे। मैक्सिमम बुक्स बोलते हैं बिंदुसार के ड्यूरेशन में आया था, ठीक है, लेकिन एक आध जगह पे ये भी लिखा है कि ये राजदूत बनके अशोक के ड्यूरेशन में आया था। ठीक है, तो दिमाग में रखना है कि बिंदुसार, ठीक है, उम्मीद करेंगे कि बिंदुसार और अशोक एक साथ ऑप्शन में ना हो। ऑप्शन में होगा तो बाप को वरीयता दीजिएगा, बिंदुसार को टिक मार के घर आ जाइएगा। ठीक है, तो बिंदुसार को टिक मारिएगा, ध्यान देना है। तो दो राजदूत आए हुए थे, जो दो राजदूत थे वो कौन थे, डायमेकस आया हुआ था और कौन आया था, डायनोसियस आया था। डायमेकस कौन था, तो डायमेकस आपके सीरिया का राजदूत था। ठीक है, डायमेकस के साथ साथ और क्या चीजें आ गई थी, मदिरा आ गया था, बहुत अच्छी चीज थी, आना चाहिए था इसको। ठीक है, सूखा अंजीर ये भी आना चाहिए था। तीसरा जिस चीज की जरूरत नहीं थी वो सीरिया वालों ने भेजा भी नहीं, दार्शनिक की। ठीक है, यहाँ पे सब भरे पड़े थे, दर्शन यहाँ पे बहुत था, पहले से था। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, अमित्रघात समझ गए, ठीक है, ये दोनों दार्शनिक समझ गए, खलाटा क्या था समझ गए, आजीवक संप्रदाय समझ गए, तक्षशिला विद्रोह भी समझ गए। ठीक है, तो इसकी इतना चीज अगर समझ गए तो पूरी बिंदुसार का कैरियर समझ गए। इसके अलावा बिंदुसार के बारे में कुछ नहीं जानना है सिवाय इसके कि इसके लड़के का नाम अशोक था, और इसी से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे अशोक। ठीक है, इसी से हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, अशोक स्टार्ट कर लेंगे। अब चलिए अशोक स्टार्ट होता है। मैंने स्टार्ट में बताया कि अशोक का नाम आप बिंदुसार के ड्यूरेशन में कब सुनते हैं, अशोक का नाम आप बिंदुसार के ड्यूरेशन में तब सुनते हैं जब तक्षशिला का विद्रोह हुआ है। तक्षशिला के विद्रोह के ड्यूरेशन में अवंती से अशोक जाएगा और तक्षशिला में हो रहे विद्रोह में तराई बेल्ट में क्या करेगा, विद्रोह को दबाएगा। उस विद्रोह के दबाते ही बिंदुसार समझ जाता है कि ठीक है, मेरा अगला पूत लायक है, यही बनेगा भारत का अगला सम्राट और बनेगा अशोक। ठीक है, अशोक आएगा तो पहले क्या करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के एकदम सिद्धांत पे चलेगा, भाई राज बढ़ाना है, जो नहीं माने उसको 6 इंच छोटा करना है। ठीक है, इसी बीच में उसका दिमाग अपने कलिंग पे पहुंचता है। ठीक है, कलिंग पे पहुंचता है। कलिंग वार सर 8वें वर्ष हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे, कलिंग वार जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, 8वें वर्ष ये कलिंग वार हुआ। एक बार फैक्ट आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं कंफर्म हूं ऐसे 8वें वर्ष, लेकिन एक बार आप लोग चाहेंगे तो फैक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर गलती हो रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा, हालांकि मैं कंफर्म हूं कि 8वें वर्ष हुआ था। तो अशोका क्या करेगा कि 8वें वर्ष साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से उड़ीसा देखेगा। उड़ीसा में आज का कलिंग था, मतलब तब का कलिंग था, आज के उड़ीसा में। ठीक है, अब क्या है, कलिंग में जाएगा तो भाई लड़ाई होनी है। कलिंग की लड़ाई में काफी मारपीट होती है। ठीक है, और लात घूसों से नहीं, तलवार से। तो होता क्या है कि काफी संख्या में लोगों की जान माल जाएगी, और ये चीज देख के थोड़ा सा अशोक का मन बहल जाता है। ठीक है, उसको लगता है भाई ये ठीक ठाक नहीं है और अब हमको दर्शन की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, भले से मेरे पिताजी को दार्शनिक नहीं मिले थे, लेकिन अब हमको निकलना चाहिए। उस वक्त सबसे अच्छे दर्शन के तौर पर कौन था, उस वक्त सबसे अच्छे दर्शन के तौर पर बौद्धिज्म था। ठीक है, खुद भगवान बुद्ध का दर्शन मौजूद था। तो दिमाग में इसके आता है कि भैया अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे जाएंगे, बौद्धिज्म को अपनाएंगे, शैव धर्म ब्राह्मण धर्म को छोड़ते हैं। हालांकि इनको मानने वाले को जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम आके बौद्धिज्म मानो, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बौद्धिज्म का प्रसार हो, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं। ये प्रिंसिपल समभाव का है, सारे जो जातियां हैं उनको शामिल करती है, और भी ट्रेड वगैरह को बढ़ावा मिलता है, शांति स्थापित रहेगी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब चीज ध्यान देखिए, अंततः ये बौद्धिज्म की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अब इसके बारे में। ठीक है, अशोक था, ये कहां से पता चला, यही बात आती है। ठीक है, तो अशोक का नाम अशोक था। ठीक है, ये इसके पिताजी नहीं बताते हैं, बल्कि कुछ अभिलेख है। ठीक है, वो बताते हैं, जैसे मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। ठीक है, ये 4 अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक का नाम ही अशोक था। ठीक है, यानी इनके पिताजी कहीं नहीं लिखवाए थे कि मेरे बेटे का नाम अशोक है। ठीक है, तो ये पता चला हम लोग को 4 अभिलेखों से, वो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम। ठीक है, ये चीज क्लियर दिमाग में रखना है। इसके बाद से मन इतना ही नहीं भरा, अशोक का एक नाम रान्यो अशोक भी था। ठीक है, रान्यो अशोक का मतलब होता है राजा अशोक। ठीक है, ध्यान देना है, अशोक का एक नाम रान्यो अशोक भी था। ठीक है, ध्यान देना, रान्यो अशोक, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, एक अभिलेख के थ्रू ये रान्यो अशोक की जानकारी मिलती है, अर्थात राजा अशोक की जानकारी आपको एक अभिलेख के थ्रू मिलती है। अब बात आती है कि वो कौन सा अभिलेख है जो रान्यो अशोक कहता है, अर्थात राजा अशोक के रूप में नामित करता है अशोक को। वो अशोक है कर्नाटक में पाया गया अशोक, उसका नाम है शिलालेख पाया गया, उसका नाम है, ठीक है,
और ध्यान देंगे उसका नाम है कनगनहल्ली शिलालेख। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कनगनहल्ली शिलालेख। ध्यान देंगे, ठीक है, उसका नाम है कनगनहल्ली शिलालेख। तो कनगनहल्ली शिलालेख कहां पाई गई है? पहली बात कर्नाटक में पाई गई है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कि इस शिलालेख में इसको रान्यो अशोक कहा गया है। क्या कहा गया है? रान्यो अशोक कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राजा अशोक, जिसका अर्थ है राजा अशोक। ध्यान देंगे। अच्छा, इतनी सी बात पे आ गए हैं तो अब आ जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग प्रचार पे अपने, ठीक है, ध्यान देंगे। अभी क्या है, आरओ एआरओ के लिए यूपीएससी हिंदी ने और आरओ एआरओ और बीईओ इस दो एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीईओ के लिए अभी हम लोगों ने कोई बैच डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है, क्लियर दिमाग रखना है। आरओ एआरओ के लिए बैच स्टार्ट हो गई हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस जा रही हैं आपकी, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस में एक अंतर है। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन तो आपको फरवरी में मिल जाता है, ठीक है, उसकी सूचना भी लगभग जनवरी से आउट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन फाइनली एग्जाम आपका मई लास्ट या जून के फर्स्ट में होता है, ठीक है। तो यानी नोटिफिकेशन आने और एग्जाम होने के बीच में एक बड़ा गैप है, वहां पे आप लोग मूड बना सकते हैं तैयारी का, लेकिन यहां पे मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम मिलता है, मैक्सिमम 2 मंथ का। तो अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि जीएस कहीं कम नहीं है आरओ एआरओ का, ठीक है, कहीं कम नहीं है आपके अपर से, तो क्लियर दिमाग में रखना है। इसके लिए यूपीएससी हिंदी आपसे केवल और केवल 300 रुपए लेने वाली है, और ये 2 महीने का कोर्स हम लोग करा रहे हैं। मतलब 2 महीने में हमारा टारगेट है कि डेली 2 क्लास के माध्यम, जैसे देखेंगे नॉर्मली अगर डेली केवल 1 क्लास लिया जाए तो आरओ एआरओ आपकी क्लास खत्म कराने में 4 मंथ लग जाएंगे। तो पहला मेरा था कि भाई 4 महीने क्यों, 2 महीने में ही कोर्स को खत्म करना। इसके लिए मैंने टारगेट किया है कि डेली 2 क्लास क्यों ना क्यों लिया जाए, ठीक है। उसका पूरा शेड्यूल हम लोगों ने, आप मैं एक नोट कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूं 951978 0078, ठीक है। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, आप इनसे क्या करेंगे, शेड्यूल मांग लेंगे आरओ एआरओ का, तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि किस किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है और कब खत्म होगी। मेरा पूरा लक्ष्य है कि जिस दिन जो क्लास खत्म होने वाली है वो सब्जेक्ट उस दिन खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल 12 अगस्त को आपका रक्षाबंधन है, लेकिन हम लोगों ने शेड्यूल में अपना क्लास रखा हुआ है, तो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, कंफर्म है, क्लास मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो क्लास आपको मिलेगी, ठीक। जब शेड्यूल में छुट्टी नहीं रखी गई है तो शेड्यूल में, और जब छुट्टी नहीं तो क्लास ले ली जाएगी, ठीक है। वो मेरा काम है कि क्लास कब लेंगे, हालांकि आपका काम है आप संडे को देख लीजिएगा, नहीं टाइम रहेगा तो, ठीक है। तो ध्यान देना है चीज। संडे को मैंने क्या किया, वीकेंड में एक छुट्टी रख दी है। वो छुट्टी क्यों रखी है? ताकि आप लोग अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो केवल 300 रुपए में आपकी जीएस और हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। ध्यान देना है, जीएस प्लस आपके एच यानी हिंदी की, ठीक है, आपकी तैयारी इसी 300 रुपए में कराई जाएगी। बैच की जो भी डिटेल लेना है आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना है, और अगर लगता है नहीं बिना बात के पैसे नहीं देंगे तो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9519780078, ठीक है, इस पे फोन कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कॉल उठाएंगे और डिटेल दे देंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। पुराण भी अशोक के बारे में शांत नहीं है, तो पुराण बोलेगा भाई कुछ लोग अशोक बोल रहे हैं, कोई रान्यो अशोक बोल रहा है, भाई मैं भी तो कुछ बोल दूं, तो पुराण बोलेगा भाई अशोक का नाम वो बताएगा, अशोक वर्धन, ठीक है। अच्छी बात है, सबके में एक वर्ड अशोक दिख रहा है, तो कुल मिला जुला के चाहे अशोक वर्धन रहा हो, चाहे रान्यो अशोक रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, अशोक तो उसके नाम में था, ठीक है, अशोक तो नाम में उसके था, तो इसके लिए इसका नाम फाइनली अशोक बोला जाता है। तो अशोक वर्धन कौन बोलता है? पुराण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बौद्ध धर्म से इसका जुड़ाव कैसे हुआ, ठीक है। तो जब मैं अशोका स्टार्ट किया मैंने तभी बताया भैया कि कलिंगा, ठीक है, कलिंग युद्ध, हमेशा युद्ध क्या है, विनाश का कारण बनता है लेकिन सृजन का भी कारण बनता है। महाभारत को उठा के ले लीजिए और कलिंग को उठा के ले लीजिए, ठीक है, मतलब ये चीज ध्यान देना है, ठीक। कलिंग के युद्ध के बाद जो 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, अशोक को लगता है भाई ऐसे युद्ध क्यों ही लड़े जाए, ठीक है, अच्छा खासा पिताजी दे के गए साम्राज्य, इतने कोई चलाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। फाइनली डिसाइड करेगा भाई काम करो, नीचे के छोटे छोटे कुछ राज्य हैं उनको, जैसे आपके चेरी चोल, ठीक है, इन सबको नहीं छुएंगे, ये सब रहें जिंदा रहें, ठीक है। अब छेड़खानी नहीं, अब ये उड़ीसा तक ही मेरा राज्य रहेगा, उड़ीसा कर्नाटक, इसके नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। यानी उसके दिमाग में आएगा भाई अब बहुत नीचे नहीं जाना है, बहुत नीचे वाले जो चुटपुट है वो अपना संभाले, ठीक है। उनकी दिमाग गड़बड़ाता रहता है कि भाई अब इसके बारे में, कलिंग गया अब मेरी बारी है। अपने दूसरे शिलालेख में वो बोलता भी है कि मेरे पास अब कौन कौन से राजा बचे हुए हैं, ठीक है। अब एक चीज बता देते हैं आपको, यहाँ पे कहीं क्लियर लिखा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा बस, ठीक है। देखिए केवल सीमांत राज्यों में कौन कौन थे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और सिलोन, ये 5 राज्य ही बचे थे, बाकी साउथ में कोई नहीं बचा था। और ये 5 राज्य आपके आज के केरला, तमिलनाडु और थोड़ा सा आप आंध्रा का बेल्ट ले लीजिए, इतने में ये 5 थे,
ठीक है, इनकी जान एकदम हथेली पे थी कि बगल में भी कलिंगा को निपटाया है, अब इसके बाद से मेरी बारी है। हालांकि इनको बताएगा कि भाई एक काम करो, तुम निश्चिंत रहो, दूसरे शिलालेख में हम तुमको लिख दे रहे हैं कि मेरे बगल में सीमांत राज्य ये 5 हैं और ये रहेंगे, ठीक है, इनको एकदम छेड़ेंगे नहीं, ये जी हजूरी करेंगे ना, ये अशोक से लफड़ा लेंगे ना अशोक इनसे लफड़ा लेगा, ठीक है। अशोक क्या है, अब यहीं से वही वो आपका कलिंगा युद्ध होता है जहां पे डिसाइड करेगा भाई एक काम करो, अब मैं दर्शन की तरफ मुड़ूंगा, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद अपने 13वें शिलालेख में वो मेंशन भी करता है जिसके बारे में, और फाइनली वो बौद्धिज्म की तरफ निकलेगा। बौद्धिज्म के बारे में 2 लोग का नाम क्लियर याद रखना है, ठीक है। बात यह आती है कि बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया, ठीक है, ध्यान देना है, बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया और किसने इसको बौद्ध धर्म स्वीकार कराया, दोनों एक अलग अलग बात है, ठीक है। ऐसा नहीं जिसने शिक्षा किया उसने स्वीकार करवा लिया बौद्ध धर्म की, चल भाई ये इसकी विशेषता है, चल ज्वाइन कर लो, जाके ज्वाइन कर लिया। दीक्षा किसी और ने दिया, ज्वाइन किसी और ने कराया, ठीक है। बस बात वही समझ आइए कि जैसे आज देखेंगे कि जाके पार्टी आज देखिए ना कि जो आपके अमित शाह है ज्वाइन वो कराते हैं, बात कोई और करता है, ठीक है। तो सेम बात है कि यहां पे ध्यान देंगे निग्रोध, ये ध है घ नहीं है, ध्यान देना है, निग्रोध, ठीक है, ध है। तो निग्रोध क्या करते हैं, प्रवचन देते हैं, इनका प्रवचन कौन सुनेगा, अशोक सुनेगा। प्रवचन सुन के अशोक बड़ा खुश होता है और बोलेगा चल भाई मैं बौद्धिज्म स्वीकार करता हूं। लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था, तो उपगुप्त ने दिया था, मतलब दोनों नाम में फंसना नहीं है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्धिज्म की दीक्षा दिया हुआ है, बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया हुआ है, लेकिन जिस इंसान के प्रवचन या जिस भिक्षु के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म को अशोक स्वीकार करता है वो उपगुप्त नहीं है, वो कौन है, वो निग्रोध है, ठीक है, ध है घ नहीं, निग्रोध है, ठीक है। तो उपगुप्त और निग्रोध को क्लियर दिमाग में रखना है, ध्यान देना है, जैसे बिंदुसार और बिंबुसार में नहीं फंसना है वैसे उपगुप्त और आपका निग्रोध में नहीं फंसना है, ठीक है, क्लियर दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ठीक, इनका प्रवचन, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट्स आपके दिमाग में हो गया। अब क्या करते हैं, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग क्या देखते हैं, एक नीचे फैक्ट लिखा है, जब बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेगा, ठीक है, जब ये क्या करता है बौद्धिज्म को स्वीकार कर लेता है तो दिमाग में आता है चल भाई घूमते हैं ना, अब क्या करते हैं थोड़ा सा चारों धाम करते हैं, ठीक है। हालांकि चारों धाम पे नहीं जाएगा ये, लेकिन धार्मिक यात्रा पे निकलता है, ठीक है, धार्मिक यात्रा पे निकलता है और उस लिए राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये पहली धार्मिक यात्रा करेगा और पहुंचेगा कहां, बोध गया पहुंचेगा, ठीक है, कहां पहुंचेगा, बोध गया। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ये कहा जाता है, बोध गया जाता है। बोध गया से बाद के बाद अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष कहा जाता है, तो जाता है निगाली सागर, ध्यान देना है, और 20वें वर्ष लुम्बिनी पहुंचेगा। ये तीनों के तीनों स्थल, ये तीनों के तीनों लोकेशन आपके बौद्धिज्म के से संबंधित स्थल है, ध्यान देना है, ठीक है। कहा जाता है पहले 10वें वर्ष में जाता है बोध गया, 12वें में जाएगा निगाली सागर, 14वें में नहीं 20वें वर्ष में जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी जाएगा तो लुम्बिनी वाले कहेंगे भाई बहुत टैक्स लगा दियो, थोड़ा टैक्स वैक्स कम करो, तो बहुत खुश हो जाएगा कि ये काम करो, लुम्बिनी भगवान बुद्ध का लोकेशन है, तो क्यों ना बुद्ध की धरती वाले मांग रहे कि भाई कम कर दो तो कम कर देगा टैक्स, खुश होके बोलेंगे कि कम कर दे तो कम कर देगा। अभी हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहां गया था, बोध गया, बोध गया के बाद से कहां गया, निगाली सागर गया, निगाली सागर के बाद से कहां गया, लुम्बिनी गया। ये 3 चीज क्लियर रखना है अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये इतना ही नहीं करेगा भाई, राजा था, कुछ भी था तो राजा था, ठीक है, और राजा उस समय का राजा था, ठीक है, मतलब बगल में कोई मानवाधिकार आयोग नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखिए वो बोलेगा एक काम कर भाई, डायरेक्टली तो मैं किसी को नहीं कह सकता हूं कि भैया कि तुम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो। ये बोलेगा मैं काम करूं, मैं भेजता हूं, मैं नहीं कहूंगा, मेरे लोग जाएंगे, यहां तक कि अपने बच्चे को और अपनी बच्ची को भेजेगा, जाओ बौद्धिज्म का प्रचार करो, ठीक है, फॉरेन टूर पे भेजेगा। आइए देखते हैं, धर्म प्रचार के लिए पहले एक शख्स को भेजेगा कश्मीर, और ये गंधार मामा शकुनी के गांव भेजेगा, ठीक है। तो कश्मीर और गंधार भेजेगा किसको, मध्यांतिक को, ठीक है, मध्यांतिक को कहां भेजेगा, बोलेगा भाई तू कश्मीर जा और शकुनी मामा के यहां जा। ये दोनों लोग शकुनी मामा के यहां जाएंगे और कश्मीर जाएंगे, ठीक है। ये उसके बाद से महारक्षित था, ठीक है, इनको यवन राज्य भेजेगा, बोलेगा जाओ यवन राज्य वालों को बौद्धिज्म की दीक्षा दे आओ, ठीक है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो आते हम, ठीक है। तो ये यवन राज्य कौन जाता है, महारक्षित जाएगा। उसके बाद से अपने बेटे और बेटी को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, बोलेगा काम करो तुम लंका पहुंचो, ठीक है। इन दोनों लोग को एक बहुत ही भयानक देश में भेजेगा, ठीक है, श्रीलंका, अभी काफी न्यूज में है, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा, इनके बेटे और बेटियां थी, इन लोग को भेजेंगे कहां, इन लोग को भेजेंगे श्रीलंका में, ठीक है। उसके बाद से सोन और उत्तरा नाम के 2 लोग थे, इनको भेजेंगे वहां पे जिसका नाम है बर्मा, जिसको हम लोग स्वर्ण भूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बर्मा जिसको हम लोग स्वर्ण भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो धर्म प्रचार के लिए क्या करते हैं, मध्यांतिक को कहां भेजते हैं, मध्यांतिक को कश्मीर और गंधार भेजेंगे, महारक्षित को यमन राज्य भेजेंगे, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजेंगे, सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि या बर्मा भेजेंगे, दोनों का नाम सेम है, ठीक है।
अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है ना एक्चुअली उसके शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, ध्यान देना है, अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो उसके शिलालेखों से मिलती है। एक इतिहासकार रहे, उनका नाम है डी.आर. भंडारकर। क्लियर दिमाग रखना है, एक इतिहासकार रहे डी.आर. भंडारकर। वो कहते हैं कि मुझे अशोक के बारे में जानने के लिए कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, मैं अशोक के बारे में हर वो चीज केवल इसकी शिलालेख पढ़ के लिख सकता हूं। ठीक है, तो वो कहते भी हैं कि अशोक, ध्यान देना है कि केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कौन कहता है? भंडारकर। वो बोलते किसी की जरूरत नहीं है, केवल अभिलेख पर्याप्त है अशोक के बारे में सब कुछ लिख देने के लिए। ठीक है, तो ये दिमाग रखना, ये कुछ किसने कहा था? ये आपके भंडारकर महोदय ने कहा था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं अशोक के शिलालेख समझते हैं। देखिए अशोक के शिलालेख देखेंगे तो अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? टेपेंथलर ने किया था, ध्यान देंगे। और इन्होंने बोला कि इनकी संख्या कितनी है? 14 है, यानी अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। ये किसने बोला? ये टेपेंथलर ने बोला था, ध्यान देना है। ठीक है, ये टेपेंथलर ने बोला था। ठीक है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस किस लिपि में है? तो कुल 4 लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। वो लिपियां कौन सी हैं? वो लिपि है आपकी ब्राह्मी, वो लिपि है आपकी खरोष्टी, वो लिपि है आपकी ग्रीक, और वो लिपि है आपकी आर्यमाइक। ये 4 लिपि है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख किन किन में मिलते हैं? तो अशोक के शिलालेख आपकी ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी में, ग्रीक में और आर्यमाइक में। इन 4 लिपियों में अशोक के पूरे लिपियां और जो लेख है वो शिलालेख है वो मिलते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे। आगे बारी आती है 1837 की घटना आती है, जिसमें प्रिंसिप महोदय क्या करते हैं? ये अशोक के अभिलेखों को पढ़ने को ट्राई करेंगे और अंततः सफल भी रहेंगे। यानी किस शख्स ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा है? तो वो कोई और नहीं है, वो जेम्स प्रिंसेप है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप है। 1837 में सफल रहे थे ये अशोक के अभिलेखों के पढ़ने में। तो अब लोग समझिए, फिर अब तक हम लोग क्या पढ़ने हैं? अब तक हम लोग इनके शिलालेखों की संख्या पढ़नी है। शिलालेखों की खोज किसने की थी? टेपेंथलर ने की थी, ये देख लिया। ठीक है, कुल 14 है, ये देख लिया। 4 लिपियों में लिखी गई है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्यमाइक। क्लियर रखना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैंने एक नोट करके एक इंपॉर्टेंट डाटा दिया है। ठीक है, या फैक्ट दिया, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, स्क्रीन देखिएगा आप लोग। ग्रीक और आर्यमाइक लिपि का जो अभिलेख मिला है वो कहां से मिला है? वो आपके अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है, ग्रीक और आर्यमाइक लिपि कहां से मिला है? इसके अभिलेख आपके अफगानिस्तान से मिले हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक, अफगानिस्तान से मिले हैं। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान में। इसको हालांकि ठीक है, अलग कलर में पहले से लिखा था, कोई बात नहीं थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि का उल्लेख आपकी कहां मिला है? बेसिकली पाकिस्तान वाले रीजन से मिला है। ठीक है, पाकिस्तान की एक लोकेशन है शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ठीक है, इन 2 लोकेशन से आपको खरोष्टी मिला हुआ है, ध्यान देना है। आपको जो आपकी ग्रीक और आर्यमाइक की कहां मिली है? अफगानिस्तान में मिला है। और जो खरोष्टी लिपि के जो आपके अभिलेख मिले वो कहां मिले हैं? वो पाकिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान को कौन सा लोकेशन है? पाकिस्तान का लोकेशन है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ध्यान देंगे। ठीक है, अब शेष भारत की फिर क्या हाल थी? तो शेष भारत में ये 2 लोकेशन छोड़ दिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लोकेशन को। तो शेष भारत में आपको ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगी। ठीक है, शेष भारत में आपको क्या होगी? ब्राह्मी लिपि देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा खरोष्टी लिपि के बारे में ध्यान देना है। मैंने यहाँ लिखा है द से ब की तरफ दिखाया, यानी दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती है। ठीक है, खरोष्टी लिपि क्या है? दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती है। ये यूपी पीसीएस अपने व्याख्यान में पूछी हुई है। ठीक है, खरोष्टी लिखी अपने, ये क्या है? दाएं से बाएं साइड में लिखी जाती है। और ये कहाँ इसके साक्ष्य मिले? तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिले हैं। ठीक है, इसके अभिलेख जो है अशोक के वो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिले हैं। ठीक है, अच्छा अशोक जो इसके 14 शिलालेख हैं उनमें किन किन शिलालेखों में धम्म वर्ड का यूज किया गया है? ठीक है, तो मैंने लिख दिया, हेडिंग ही बना दिया है कि धम्म से संबंधित शिलालेख। ध्यान देना है, कुल इसके 4 ऐसे शिलालेख थे, 4वीं, 5वीं, 10वीं और 11वीं, जिसमें धम्म वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, क्लियर दिमाग रखना, जिसमें धम्म वर्ड का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल शिलालेख नंबर 4 चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ध्यान देना है, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, ये क्लियर रहेंगे। तो चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह क्या है? धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, धम्म घोष की घोषणा की गई है। जो आपका 5वां शिलालेख है उसको देखिए। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक है, जिन धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता अशोक, ठीक है, उनके विषय में जानकारी कहां दी गई है? 5वें शिलालेख में की दी गई है। तो चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा है, और उसके जस्ट अगले में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति करा। तो क्वेश्चन हो सकता है कि अशोक अपने किस शिलालेख में ये जानकारी देता है कि वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर रहा है? तो 5वें शिलालेख में, 5th शिलालेख में इस बात की जानकारी देता है।
10वें शिलालेख में वो धम्म के पालन का उपदेश देता है, ठीक है। 10वें शिलालेख में क्या है, वो अपने धम्म के पालन का उपदेश देता है। कौन? अशोक, ठीक है। 10वें शिलालेख में वो क्या करता है, धम्म के पालन का उपदेश देता है। 11वें में धम्म की व्याख्या करता है। 11वें में धम्म की व्याख्या करता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसको अरेंज करो, यानी धम्म की घोषणा को, धम्म महामात्रों की नियुक्ति को, धम्म के पालन की उपदेश को और इसकी व्याख्या को, इसको अरेंज करने के लिए भी करेगा। तो दिमाग में रखना, चौथा क्या है, धम्मघोष की घोषणा, 5वें में इसकी महामात्रों की नियुक्ति, फिर बोलेगा काम करो कि धम्म का पालन करो, और उसके बाद बोलेगा कि धम्म की व्याख्या करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो धम्म की व्याख्या के लिए अब क्या सपोर्ट कर रहा है, अपने बच्चों को भेज रहा है, जा भाई तुम भी धम्म की व्याख्या करो, ठीक है। दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये ऑर्डर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप लोग इजीली लगा देंगे, 14, 5वां, 10वां, 11वां, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो शिलालेख है, हालांकि ध्यान देना है, ठीक है। शिलालेख 14 है, लेकिन आपको 14वां शिलालेख कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये रीजन है कि पहले शिलालेख के बाद जो आपका दूसरा शिलालेख है वो दूसरा नहीं है, वो पहले का पृथक शिलालेख है, ठीक है। तो टोटल तो 14 है, ठीक है, ध्यान देना है। लेकिन जो पहला आपका शिलालेख है वो 2 पार्ट में है, एक पहला शिलालेख, दूसरा उसका जो पृथक शिलालेख है, ठीक है। तो पहला शिलालेख में वो पशु बलि की निंदा करता है। जाहिर सी बात है, कलिंग के बाद से इतनी बलि दे चुका था कि उसके बाद से इसको लगा कि पशु बलि भी रोक दो, ठीक है। अब मतलब इंसान तो इंसान छोड़ो, अब जानवरों को भी बलि नहीं देनी है, ठीक है। तो पशु बलि को ही रोक देगा, बोलेगा भाई अब काम कर, टोटली बैन, ठीक है, ठीक है। पहला शिलालेख, ठीक है, ये उस ड्यूरेशन का समझे योगी आदित्यनाथ था, ठीक है, सीधा सीधा बैन, ठीक है, बिना किसी डर के। हालांकि ऐसा नहीं कि कांवड़ यात्रा जा रही थी इसलिए बंद कर दिया था, जिसका मतलब है सीधा बैन किया तो बैन कर दिया, ठीक है। तो पहले में पशु बलि की निंदा किया, तो सिंपल सी बात है, बैक ईयर उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि किस शिलालेख में, ठीक है, अपने पशु बलि की निंदा किया है, अशोक के द्वारा की गई है। तो क्लियर दिमाग रखना है कि प्रथम में, ठीक है, पहले शिलालेख में, इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट घुमाना पड़ा थोड़ा योगी आदित्यनाथ वाला, ठीक है। जैसे अभी देखेंगे कांवड़ यात्रा में क्या किया गया कि कांवड़ यात्रा में योगी जी ने रास्ते में जो मीट की दुकान है, शराब की दुकान है, उसको बैन करने का, बंद करने का 1 महीने के लिए, तब कांवड़ यात्रा चलिए तब तक मतलब बंद करने का आदेश दिया है। बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैकल्पिक तलाशें उनके लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। दूसरा, पहला पृथक शिलालेख हम लोग देखेंगे। पहले पृथक शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, ठीक है। तो जिनको पापा नहीं भी बोलना था वो इनको बोलते थे, अशोक को, ठीक है, क्योंकि क्लियर अपने पहले पृथक शिलालेख में लिखा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है। पहला पृथक शिलालेख बोलता है क्लियर कि सभी मनुष्य मेरी संतान है तो है, ठीक है, बस खत्म हुआ। वैसे भी राजा को बड़ा दर्जा दिया जाता था तो कोई बात नहीं थी मानने में, ठीक है। दूसरा है दूसरा शिलालेख, ठीक है। दूसरे शिलालेख में इसका दिल और बड़ा होता है, ये बोलेगा मैं चिकित्सालय की स्थापना करूंगा, चिकित्सा व्यवस्था को डेवलप करूंगा, ना केवल इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी, ठीक है। तो दूसरे शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है और मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए, ठीक है। ये कलिंग युद्ध का इंपैक्ट देखिए, पूरा एकदम मतलब बौद्धिज्म का छाया ही है, ठीक है, ध्यान देना है। क्योंकि हालांकि बौद्ध धर्म ने पशु बलि को अनुमति दी थी, ऐसी बात नहीं कि नहीं दी थी, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट बौद्धिज्म का नहीं है, बौद्धिज्म में पशु बलि की अनुमति दी गई थी। मैंने जब पढ़ाया था तो मैं बोला था, ठीक है। अहिंसा को स्ट्रिक्टली कौन फॉलो करता है? जैन धर्म फॉलो करता है। जैन धर्म इतना पक्की तरीके से फॉलो करता है, वो कहता है खेती भी मत करो, ठीक है, क्योंकि खेती करोगे तो जो नीचे कीड़े मकोड़े वो मर जाएंगे, तो वो कहता है इसके लिए खेती भी मत करो, ठीक है। अब बताओ इंसान बोएगा नहीं तो खाएगा क्या, ठीक है। तो इससे ठीक है कि फिर से वो पसाड़ का वाला जीवन चला जाए, हालांकि उसमें भी फिर मारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो चिकित्सा व्यवस्था डेवलप करेगा मनुष्य और पशु के लिए, ठीक है। और इसी दूसरे में बोलता भाई मेरे पास कुछ सीमांत राज्य हैं, कलिंग के बाद मैं इनको छेड़ूंगा नहीं, ये पड़े रहे उसी तरीके से, ठीक है। और वो पड़े रहते हैं, उनका नाम है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और सिलोन। ये पांचों का नाम याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के शिलालेखों में किन सीमांत राज्यों पर चर्चा नहीं की गई है। पांचों का नाम याद रखना, यहीं से की गई है। वो कौन है? चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र है, केरल पुत्र है और सिलोन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7वां शिलालेख। 7वां शिलालेख को देखते हैं तो वो कौन है? आत्मनियंत्रण एवं मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है 7वें शिलालेख में। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही सामने लेके आऊं, ठीक है। 7वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण एवं मस्तिष्क की शुद्धता, ठीक है, इसका उपदेश दिया गया है किसमें? 7वें शिलालेख में। 9वां शिलालेख देखिए, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, ठीक है। ये चीज दिमाग रखना है, ठीक है। तो अशोका शिष्टाचार पे फोकस किया था, ये चीज दिमाग में रखना है किसमें? 9वां शिलालेख ये बताता है। 12वां शिलालेख हमको पता है धार्मिक सहिष्णुता की नीति है इसकी, ठीक है। मैंने क्लियर स्टार्ट में ही बोल दिया था कि अकबर के पहले
यही एक ऐसा शासक था जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को फॉलो किया था। उसके बाद से इतना तगड़ा कोई एग्जाम्पल मिलता तो फिर अकबर, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा कह सकते हैं लेकिन कम कभी नहीं कह सकते अकबर को, ठीक है, ये क्लियर दिमाग रखना है। इतिहास के अगर धार्मिक मतलब हिस्ट्री से क्या समझते हैं, अगर कोई बोले कि फेवरेट राजा कौन है तो आप इजिली अशोक एवं अकबर पे टिक मार सकते हैं। दोनों का नाम अ से शुरू है और दोनों में कॉमन है वो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ठीक है। दोनों में एक चीज और कॉमन है वो है शिष्टाचार, ठीक है। शिष्टाचार पे अकबर भी मतलब अनुमति देता है या हम लोग कह सकते हैं कि जोड़ देता है और अशोक भी जोड़ देता है, ठीक है। तो इन दोनों में काफी चीजें कॉमन है, ठीक है। अगर दोनों में तुलना भी कराना है तो सारी अच्छी अच्छी बात दोनों में लिख डालिए, सब कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्तंभ लेख, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है लेकिन ये कुल 6 स्थानों से मिले हुए हैं, ठीक है, क्लियर रखना है। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है लेकिन 6 स्थानों से मिले। इनमें पहला 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 को इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक बनाएगा, 1 को अकबर बनाएगा, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, अशोक की सस्ते स्तंभ लेख को कहीं पाएंगे उठा के अपने घर लेते आएंगे, ठीक है। जैसे पहले नजर पड़ता है अकबर का, अकबर इसको पाएगा कौशाम्बी में, प्रयाग स्तंभ लेख को कौशाम्बी में पाता है लेकिन अपने ढो के लाना नहीं रहता है, तो ये बोलेगा भाई काम करो इसको ढो के लेके आओ इलाहाबाद के किले में रख दो, तो ला के रखवा देगा इलाहाबाद के किले में, तो होगा प्रयाग स्तंभ लेख। एक्चुअली इसका नाम बस है लेकिन ये था कहां, कौशाम्बी में था, ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था और इसको लाया कौन है, अकबर ने इलाहाबाद के किले में इसकी स्थापना करवाई। दूसरे में मूड खराब होगा फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। इसको टोपरा में, ठीक है, टोपरा में क्या होगा, अकबर का ये स्तंभ लेख मिलेगा, ये बोलेगा एक काम कर भाई इसको उठा के दिल्ली में लेके आ, ठीक है। तो दिल्ली टोपरा जो आपका स्तंभ लेख है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली मेरठ है, ठीक है, दिल्ली मेरठ तो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दिल्ली मेरठ वाला कहा था मेरठ में था, इसको फिरोज शाह तुगलक कहां लेके आएगा, दिल्ली में लेके आएगा। तो 2 टोपरा और मेरठ वाला जो स्तंभ लेख है इसको दिल्ली कौन लेके आता है, तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। देखिए कुछ नाम बहुत कॉमन है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक में लोग फंस जाते हैं, ठीक है, बिंदुसार बिंबिसार में लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये सब फंसना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग रख लेना है, ठीक है। FST में दिमाग में रखना, FST बहुत अच्छा शासक भी था, तुलनात्मक अपने तुगलक वंश में देखेंगे तो FST काफी अच्छा शासक था, ठीक है। तो आप लोग दिमाग में रखेंगे अच्छा FST। मोहम्मद बिन तुगलक सुधार काफी किया है, ठीक है, लेकिन FST तुलनात्मक ठीक था, ठीक है। बाकी देखेंगे, बाकी के जो इसके अभिलेख है वो सब चंपारण में है, रामपुरवा चंपारण में है, औरिया अरेराज चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में है। केवल लौरिया नंदनगढ़ के बारे में एक फैक्ट याद करना कि यहाँ पे मोर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि पता क्या है, याद कर लेना, मोर बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्यों कहा जाता तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, बस कहा जाता है, याद कर लो, ठीक है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था। अब क्यों इसको रानी का अभिलेख कहा जाता था, नहीं ये क्यों करके पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और ना ही सच्चाई है कि मुझे पता है, ठीक है, दोनों बातें याद कर लेना कि कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था, ठीक है। सेकंड याद रखेंगे, सबसे छोटा जो आपका है अभिलेख वो है रुमिन देई का अभिलेख, ठीक है, रुमिन देई स्तंभ लेख सबसे छोटा है। ये इसी रुमिन देई अभिलेख में क्या है, जब ये अकबर अपनी धार्मिक यात्रा पर निकलता है और लुम्बिनी पहुंचता है, कब, और लुम्बिनी आपका वो पहुंचता है शायद 12वें वर्ष में, ठीक है। तब वो क्या करता है, लुम्बिनी वासी बोलेंगे भाई साहब थोड़ा भू राजस्व कम कर दो, तो बोलेगा ठीक है आए हैं बोल दिए कम कर देते हैं, तो यहाँ पे आके भू राजस्व को कम कर देता है। तो इससे भी पता चलता है कि अशोक एक फ्रेंडली शासक था कि भाई जनता कह रही है भाई तू कम कर दे, बात मान के कम कर दिया, ठीक है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, इसी के लिए कह रहा हूं कि अच्छी अच्छी बातों का आप तुला, सेम यही बात देखेंगे अकबर करता है। मुझे जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जजिया समथिंग कोई टेक्स्ट लगता था जिसमें ब्राह्मण बनारस के ब्राह्मण जाके रिक्वेस्ट किया था अकबर से, ठीक है, अगर मैं सही हूं तो अकबर ने भी सेम चीज हटा दिया था, ठीक है। अगर शायद वो औरंगजेब भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है वो अकबर था, ठीक है। अगर अकबर नहीं था तो फैक्ट हटा लीजिएगा, ठीक है। मतलब मैं एक कहानी बता रहा हूं, अकबर भी अच्छा था, टैक्सेशन वगैरह पे काफी छूट दिया हुआ था, ठीक है। पहली बात तो सारे जो धार्मिक टैक्स थे वो हटा दिया था, ठीक है। जो धार्मिक टैक्स थे जिसको दिल्ली सल्तनत में लगाए जाते थे वो सब अकबर हटा चुका था, ठीक है। आगे भले वो फिर औरंगजेब वगैरह वगैरह फिर आगे लग जाता है, वो एक अलग की बात रहती है। तो मतलब टैक्सेशन के मामले में भी आप देखेंगे अशोक और अकबर में समानताएं हैं, ठीक है, ध्यान देना है। दोनों थोड़ा शासक फ्रेंडली थे और जनता की दृष्टि से देखेंगे तो। नेक्स्ट है मास्की का लघु अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट आपका मास्की का लघु अभिलेख। मास्की का लघु अभिलेख किसमें है, इसमें गौतम बुद्ध अशोक खुद सारे डाउट क्लियर कर देते हैं, भैया मैं स्वयं धर्म का फॉलोअर हूं, मैं ब्राह्मण धर्म का फॉलोअर हूं, मैं जैन धर्म का फॉलोअर हूं या नहीं हूं, तो बोलते मैं नहीं हूं। मैं किस धर्म का फॉलोअर हूं, वो बोलते हैं खुद को बुद्ध साक्य बोलते हैं और क्लियर कर देते हैं कि मैं बौद्धिज्म का फॉलोअर,
ठीक है, क्लियर, कोई विवाद नहीं है। अब सारे लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। जब वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं बुद्ध साकी हूं, तो क्या है झूठ में किताब में लिखो नहीं बुद्ध साकी नहीं है, ठीक है, तो है वो लिख दिया है, ठीक है। तो मास्की का लघु अभिलेख में क्या होता है, मास्की के लघु अभिलेख में अशोक क्लियर इस विवाद का खंडन करता है और अपने आप को, स्वयं को बुद्ध साकी कहा इसने, ठीक है। तो क्लियर रखना अपने दिमाग में। आजीवक संप्रदाय, बिंदुसार, ध्यान देना है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय वालों के लिए क्या करता है, ये कुछ गुफाएं बनवाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए क्या करता है, गुफाएं बनवाता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कहां कहां गुफाएं बनवाता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के लिए क्या करता है, बराबर की पहाड़ी में, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करता है, ठीक है। आज बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करता है। मैं इस चीज को क्वेश्चन मार्क बना देता हूं, आप लोग को कमेंट करना है कि 4 गुफाओं का निर्माण इसने कहां कहां, मतलब किस नाम से किया है, ठीक है। ध्यान देना है, इन 4 गुफाओं का क्या नाम है, आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 गुफा, ये फॉर एग्जांपल होमवर्क के तौर पे मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसलिए होमवर्क के तौर पे मुझे पता कि कई सारे लोग ये नहीं करेंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास को यहीं से इसके होमवर्क को बता दूंगा, ठीक है, और फिर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो दिमाग रखना है, हालांकि क्लास अभी नहीं खत्म हुई है, ठीक, इसी को ध्यान देना है। कुछ बेसिक फैक्ट्स है, थोड़ा प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं, बस खत्म कर देते हैं क्लास को, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अशोक क्या है। आप देखेंगे पूरा मौर्य पीरियड क्या है, हिंदुकुश से स्टार्ट हो रहा है और आपके कर्नाटका तक जा रहा है। और आपका अशोक क्या किया, अशोक ने आपकी कलिंग को जीत के, यानी उड़ीसा को जीत के आपके फिर से मौर्य साम्राज्य में मिला दिया। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि इधर नॉर्थ में सबसे ऊपरी हिंदुकुश उठाइए, हिंदुकुश से लेके आप नीचे तक कहाँ है, हिंदुकुश से उठाएंगे तो नीचे तक आपका ये एक्चुअली क्यों हिंदुकुश क्यों मौर्य में होता है, क्योंकि दहेज के रूप में अफगानिस्तान के 4 राज्य मिले हुए थे, कल हम लोगों ने चंद्रगुप्ता में देख लिया था, ठीक है। तो हिंदुकुश से लेके दक्षिण भारत में कर्नाटका, उड़ीसा, यहां तक मतलब उसका राज्य फैला है। इधर जाएंगे यानी वेस्ट में जाएंगे तो सिंधु नदी तक है। इधर ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में तो भाई अब उड़ीसा जीत लिया। हालांकि उड़ीसा की बात छोड़िए, आपके नॉर्थ ईस्ट तक, मतलब पूरी नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा केवल छोड़ दीजिएगा, तो पूरी ईस्ट यानी आपका बिहार, बंगाल, ये सारा क्षेत्र किसके कब्जे में था, ये सारा क्षेत्र मौर्य पीरियड के कब्जे में था। तो इतना बड़ा क्षेत्र की प्रशासन संभाल पाना मुश्किल है। आज देखिए भारत का जो अभी का क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें ना आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ना आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, ये दोनों आपके पास नहीं है। इसके उपरांत फिर भी आपको क्या करना है, इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हम लोगों ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अकबर भी, अशोक मौर्य पीरियड में क्या होता था, या अशोक के पीरियड में क्या होता था, ठीक है, कि पूरी क्षेत्र को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, पूरी को 4 प्रांत में। एक जो पहला प्रांत था उसको हम लोग पूर्वी प्रांत या प्राच्य प्रांत कहते थे, प्राच्य या पूर्वी प्रांत कहते थे। एक उसने कलिंग जीता था अशोक ने, तो उसने दूसरे को कलिंग नाम बना दिया, ठीक है। उसके बाद से एक को हम लोग कहते थे उद्दिच, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तरापथ भी कहते थे, उद्दिच या उत्तरापथ, उद्दिच या उत्तरापथ, ठीक है। और अगला हो गया आपका दक्षिणापथ। लाइए मैं सीधा आपका क्या होता है उत्तरापथ और दक्षिणापथ लिख देता हूं, साफ साफ लिख देता हूं, ठीक है, तो मिनट लगेगा। एक हो गया आपका पूर्वी प्रांत, जिसको हम लोग प्राच्य भी बोलते हैं, पूर्वी प्रांत। एक आपका कलिंग जीता तो उसने कलिंग बना दिया। एक उत्तरापथ हो गया आपका, और एक हो गया दक्षिणापथ, ठीक है। पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। कलिंग की क्या थी, तो तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, ठीक है। अच्छा 5 पार्ट में डिवाइड किया था। एक अवंती थी, ध्यान देना है, एक हिस्सा अवंती था। 5 राज्य थे इसके, ना कि केवल 4 थे, ठीक है। एक अवंती था, अवंती की उज्जैनी थी, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, ठीक है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। और उत्तरापथ की राजधानी आपकी क्या थी, तो ध्यान देंगे उत्तरापथ की राजधानी, ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी आपकी तक्षशिला हुआ करती थी, ठीक है, ये एक चीज ध्यान देगा। और दक्षिणापथ की जो आपकी राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी थी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ठीक है।
5 डिवाइड थे, पूर्वी प्रांत, कलिंग, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी, उत्तरापद की तक्षशिला थी, कलिंग की तोसली थी, पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र थी। ये राजधानी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपकी राजधानी हो गई, ठीक है। मेगास्थनीज इस ड्यूरेशन के बारे में बोलता है कि इस ड्यूरेशन की जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, ठीक है, वो मेगास्थनीज कहता है कि इस ड्यूरेशन में कुल 30 मेंबर क्या करते थे, 30 मेंबर इस ड्यूरेशन की सारी प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। और इस 30 मेंबर को किसी एक समिति में नहीं बल्कि 6 समितियों में रखा जाता था। तो यानी एक समिति में कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर, ठीक है। तो कुल 6 समितियों के माध्यम से 5 ये क्या है, मेंबर है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाती थी, एक समिति में आपके 5 मेंबर हुआ करते थे। यानी मेगास्थनीज के अनुसार कितनी समितियां आप पूरी मौर्य पीरियड को देखती थी, तो कुल 6 समितियां देखती थी, ठीक है। वो 6 समितियों के बारे में बोलते हैं कि एक उद्योग से संबंधित थी, एक विदेशियों से संबंधित थी, एक जीवन मरण से संबंधित थी, एक बिक्री से संबंधित थी, एक जो निर्मित वस्तुएं थी उनके क्रय विक्रय से संबंधित थी। तो इस तरह से वो 6 समितियों के बारे में बोलते हैं कि भाई ये 6 समितियां थी जो कि पूरे के पूरे मौर्य पीरियड के प्रशासन को संभालती थी। ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, वो है एग्रोनोमोई, जिसके बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। एग्रोनोमई, एग्रोनोमई क्या है, ठीक है। एग्रोनोमई क्या है, तो एग्रोनोमई आपका मार्ग निर्माण अधिकारी है, मार्ग निर्माण अधिकारी है। ध्यान देना है, एग्रोनोमई क्या है, तो एग्रोनोमई आपके मार्ग निर्माण अधिकारी है, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। इस ड्यूरेशन में एक्चुअली क्या है, अशोक लड़ाई लड़ना बंद कर दिया, तो हो सकता हो कि राज्य में षड्यंत्र हो सके, ठीक है। इंटरनल षड्यंत्र भी हो सकता है, बाहरी लोग भी सोच सकते हैं भाई अशोका तो सोच लिया कि भाई तलवार उठाएंगे नहीं तो चलो मार के चले आते हैं उसको, ठीक है। तो अशोक दिमाग में रखेगा भाई कि ऐसा बात नहीं है कि मैं मारना छोड़ दिया तो तलवार चलाना भूल गया हूं, ठीक है। तो अशोक सोचेगा भाई मारने की बारी तो मारेंगे, लेकिन जब तक ना चलाना पड़े तो ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो गुप्तचर की नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो वो गुप्तचर यानी वो गुड पुरुष की नियुक्ति करता है, जिसको हम लोग गुप्तचर कहते हैं। वो क्या करेगा, राज प्रशासन को ठीक से चला सके इसके लिए वो गुड पुरुष की नियुक्ति करेगा। ये अर्थशास्त्र बोलती है कौटिल्य का, ठीक है, कि भैया वो क्या करता है कि गुड पुरुष की नियुक्ति करता है, ठीक है। यानी मौर्य पीरियड में गुड पुरुष की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। ध्यान देना, मौर्य पीरियड में ही गुड पुरुष थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अशोक ने कुछ रिफॉर्म किया था, ठीक है। ध्यान देंगे, हालांकि ध्यान देंगे जो गुड पुरुष होते थे वो 2 टाइप्स के हुआ करते थे, 2 टाइप्स के होते थे। एक को हम लोग कहते थे संचारा, जो गुप्तचर वर्ग होता था, एक हम लोग कहते थे संचारा, और दूसरे को हम लोग कहते थे संस्था, ठीक है। संस्था क्या, कोई संस्था एक जगह स्थापित की जाती है, यानी संस्था चल नहीं सकती है, सिंपल सी बात है ना। तो ध्यान रखना कि संस्था वो लोग होते थे जो किसी एक स्थान पर रहने वाले गुप्तचर थे, यानी एक जगह पर रहने वाले थे, ठीक है। रहने वाले, एक जगह पर रहने वाले गुप्तचर होते वो आपके कौन कहलाते थे, वो आपके कहलाते थे संस्था, ठीक है। और संचारा क्या करते, संचारा वो थे जो भ्रमणशील थे, ठीक है। इनका कान सुन रहे हैं, उनका कान सुन रहे हैं, ये भ्रमणशील थे, ठीक है। तो संचारा ये हो गए, ठीक है। कि अशोक के बारे में कौन गया खुद, यहां तक कि माना जाता है कि संचारा में कितनी बार खुद अशोक शामिल होता था कि भाई जाके सुनते हैं, कभी कुछ बन जाता था, जाके सुनता था कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं घरों में, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। तो दिमाग में रखना ये सब चीज। ड्यूरेशन में ध्यान देंगे आपको कुछ सीता वर्ड मिलता है और एक अदेव मात्रिक वर्ड मिलता है, अदेव मात्रिक। जो सीता है वो भगवान राम की पत्नी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो है, ठीक है, यहां पे नहीं है। सीता क्या है, सीता सरकारी भूमि है, सीता क्या है, सरकारी भूमि है। इस चीज को क्लियर करना है, मौर्य पीरियड में सीता क्या है, सरकारी भूमि है। और अदेव मात्रिक, ध्यान देंगे, अदेव मात्रिक क्या है, बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि है। ये एक ऐसी फर्टाइल लैंड है जो बिना वर्षा, यानी बारिश भी नहीं पा रही तो भी फर्टाइल है, ठीक है। तो अदेव मात्रिक जो है ये एक्चुअली एक लैंड है बिना वर्षा के, बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, ये आपका क्या है, अदेव मात्रिक है। क्लियर दिमाग में रखना, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे, यहां पे जैसे हम लोगों ने एक एग्रोनोमोई देखा, तो इसी तरीके से एक पोस्ट हम लोग और देख लेते हैं, सीताध्यक्ष, ठीक है। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष क्या था, बेसिकली ये भूमि की व्यवस्था का प्रधान अधिकारी था, यानी जो भूमि व्यवस्था था, जो राजकीय भूमि थी उनकी मैनेजमेंट का काम करता था। तो सीताध्यक्ष क्या करता था, ध्यान देंगे, तो सीता क्या थी, सरकारी भूमि थी ही, तो यानी ये क्या है, बेसिकली जो राजकीय भूमि थी, जो सरकारी भूमि थी उसकी व्यवस्था करता था, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझेंगे कि राजकीय भूमि का या सरकारी भूमि का अधिकारी था, राजकीय भूमि का अधिकारी था। मैं इसको रेड पेन से लिख दूं, राजकीय
भूमि का अधिकारिता, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग चाहें तो अपनी क्लास को समाप्त कर सकते हैं। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि अर्थशास्त्र भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बोलता है। अर्थशास्त्र कहती है कि केंद्रीय प्रशासन ने क्या करता था कि केंद्रीय प्रशासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कई सारे विभागों में उसको बांट दिया था। तो उस ड्यूरेशन जो विभाग थे ना, वो विभाग ना कहला के तीर्थ कहलाते थे, ध्यान देना, तीर्थ। तो अर्थशास्त्र कहता है, एक अर्थशास्त्र मैं आप लिख देता हूं, अर्थशास्त्र कहता है कि कुल ऐसे 18 तीर्थ थे, यानी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले कुल 18 विभाग थे, ठीक है, अपनी भाषा में समझा था, ठीक है। और इसके साथ कुल 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र में। तो 18 तीर्थों एवं 26 अध्यक्षों की चर्चा आपकी अर्थशास्त्र में मिलती है, ठीक है। अब क्या है, जो तीर्थ और प्रमुख है मैं नोट्स में दे दूंगा, उसको पढ़ाना नहीं, बस एक फैक्चुअली उसको क्या करना, याद करना है। जैसे पुरोहित एक तीर्थ था, युवराज एक तो था, युवराज कौन था, युवराज राजपुत्र हुआ करते थे। सेनापति हमको पता है कौन होगा, सैन्य विभाग का अधिकारी होगा, ठीक है। पुरोहित कौन होगा, धर्म एवं दान का प्रधान होगा। तो इस तरह से कुल 18 तीर्थ नोट्स में रहेगा, ठीक है। झूठ में अभी 5-7 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो हम लोग नोट्स में रहेगा, उसको रीडिंग कर लेनी है, ठीक है, बस रीडिंग करने काम चल जाएगा। तो मौर्य पीरियड इसी के साथ हम लोग का होगा समाप्त, और कल से हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।